भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री समीर पी शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी नमस्कार और आपके सारे प्रारब्ध के दर्शकों को भी नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू जी दर्शकों, इससे पहले हम अपना विषय शुरू करें, हम थोड़ा सा समीर जी के बारे में परिचय देना चाहेंगे। एक अटलांटिस नाम की कंपनी है, आप उससे को फाउंडर हैं, पर पिछले 25 साल से एनर्जी सेक्टर में आप दुनिया भर में कई सारी कंपनीज को हेड कर चुके हैं। और जैसा कि है कि फिर देश ने बुलाया तो देश के पास वापस आए और आजकल कार्बन जनरेशन और कुछ एक इस सेक्टर में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण जो काम कर रहे हैं और जो आज का हमारा विषय है, गौशाला आधारित जीवन, उस पर इनकी जो है बड़ी अच्छी रिसर्च है। और ये ऑलरेडी एक हमारे यहाँ एक गौशाला है 3000 गायों, उस पर ये कार्य कर रहे हैं कि कैसे हम उसको ह्यूमन, जैसे होता क्या ना कि हम लोग के जीवन में, भारतीय जीवन में गाय और बैलों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था और जीवन उनके इर्द गिर्द था, उन पर आधारित था। लेकिन जो कि मैकेनाइजेशन हुआ, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ इत्यादि इत्यादि, तो फिर उनका हमारे जीवन से थोड़ा सा दुराव हो गया। आज भी कई लोग गौशालाएं रखते हैं, गाय पालते हैं, पर वह बात नहीं है। लेकिन इससे क्या नुकसान हुए हैं, इसके फायदे तो जो है सो है, वो एक अलग कहानी है कि अन्न है, सारी चीजें सबको मिल रही हैं, पर नुकसान क्या हुआ, धरती का क्या नुकसान हुआ है, क्या ये सस्टेनेबल है बिना गाय बैल के आधारित जीवन होने का, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। समीर जी, आपका शानदार अनुभव है जीवन का और आप बड़ी टेक्नोलॉजिकली तरीके से जो है वापस गाय बैल को हमारे जीवन का एक फिर से आधार बनाना चाहते हैं। क्या सोच थी जो आपको वापस ले आई? बाकी एनर्जी की दुनिया में तो आप काम कर ही रहते हैं, ये क्या सोच थी कि आप वापस आए? जी, मैं जापान से हमेशा बहुत प्रभावित रहा। जापानीज जो है ना, सिविलाइजेशन, आज भी आप देखिए, उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन वैल्यूज को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी सिविलाइजेशनल रूट्स को नहीं छोड़ा और उसके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उन्होंने इम्बाइब किया। भारत भी एक सिविलाइजेशन है, हम भी उस सिविलाइजेशन का हिस्सा है, हम भी उसके बच्चे हैं। हमारी सिविलाइजेशनल रूट्स है, एक तरफ मॉडर्न साइंस है। हाउ डू वी ब्रिंग देम टुगेदर ताकि हमारी सोसाइटी जो है उसको इसका फायदा हो सके, उसके ऊपर हम लोगों ने जो है कार्य किया है, प्रयासरत हैं और आगे भी प्रभु की कृपा से बहुत कार्य करेंगे। जी। एक चीज और मैंने नोट करी भारत में आके कि काफी चीजें जो है बदल गई, कुछ रिश्ते बदल गए। रिश्तों में क्या होता है, जब तक कोई ट्रांजैक्शन हो ना तो वो रिश्ता दिमाग से चलता है। रिश्ते में जब ट्रांजैक्शन नहीं होती और फिर भी रिश्ता होता है, वो दिल से चलता है। गौ माता हमारी ऐसी है कि गौ माता के साथ हमारा रिश्ता दिल का होना चाहिए, ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए। बहुत क्लासिक एग्जाम्पल हमारे सामने, कबूतर। एक जमाने में कबूतर यूज होते थे मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, इंसान के काम आते थे। और अब जब वो ट्रांजैक्शन खत्म हो गई है इंसान की, तो उसी कबूतर को लोग फ्लाइंग रैट्स भी बोलते हैं, अर्बन स्पेसेस का मेनेस बोलते हैं। दूसरा क्लासिक एग्जांपल मैं देता हूं, वो है गधे। गधे दिखने बंद हो गए देश में। जब तक इंसान की ट्रांजैक्शनल वैल्यू थी, गधे दिखते थे। आज देश में गधे नहीं है। तो जिसके भी साथ हम ट्रांजैक्शनल वैल्यू रखेंगे, जिस दिन ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगी उस दिन हमारा क्या रिश्ता होने वाला है? गाय हमारी माता है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बहुत क्लियर शब्दों में बात बोली है कि गाय हमारी माता है। ये जमीन, ये धरती भी हमारी माता है। और कहते हुए संदीप भाई दुख होता है, सनातन समाज है, सनातनी वैल्यूज हैं, सनातन सिविलाइजेशन है, लेकिन पिछले 60-70 साल में जो है ना, हम लोगों से कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं कि आज हमारी जमीन भी रो रही है और आज हमारी गाय भी रो रही है। और ये बदलने का ना वक्त आ गया है और किसी को पहल करनी पड़ेगी। बहुत आसान है फ्लैशी ऑफिसेज में बैठना, वहां पर काम करना। आज तो गांव के लोग भी गौशाला में जो है काम करने को जो है तैयार नहीं होते कि कौन गोबर उठाए।
अब उनको कौन समझाए कि ये गोबर नहीं है, ये गोधन है। इस गोबर से ही आपके खेतों में जो है वो उपज होती थी। आपने अपने खेतों में गोबर ले जाना बंद कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर ले आए, तो अब आपको वो गोबर जो है वो गोबर लगने लग गया। वो गोधन जो आपकी सिविलाइजेशन को कितनी सेंचुरीज से पोषण कर रहा था हमारा, हम उसको भूल गए। वो हमारी धरती का भोजन तो ये गोबर ही है। इस मिट्टी का भोजन वो गोबर है, गाय का गोबर है। जो भाई हजारों साल से ये लोग यहाँ विचरण कर रहे हैं, तो धरती उपजाऊ कैसे हुई? धरती अब मैं बताऊं, कोई इस बारे में बात नहीं करता। आप हमारी धरती पर जो है ट्रैक्टर चलाते हो बार 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 बार, कभी किसी ने सोचा है कि एक ट्रैक्टर का वेट कितना होता है? जब वो उस धरती पर बार बार चलता है तो 12 सेंटीमीटर के आसपास नीचे एक सीमेंटेड लेयर सी आ जाती है। आपने ऊपर की टॉप सॉइल बर्बाद कर दी केमिकल डाल के, नीचे आपने एक सीमेंटेड लेयर बना दी बिकॉज एक वेटेड ट्रैक्टर उस पर चल रहा है। जमीन के नीचे के पोषक तत्व तो आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जड़ों तक। आप जो भी पौधा डाल रहे हैं उसकी जड़ों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है उस नीचे सीमेंटेड लेयर को नीचे जाने के लिए। संदीप भाई, देख के ना मुझे लगता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर केमिकल फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस करे भारत में। शायद देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो सही था, लेकिन आज उसको रिव्यू करने का भी टाइम आ गया है। आज हम कहां खड़े हैं? एक क्लासिक एग्जांपल है, कार्बन जो है 1000 साल की उसकी उम्र है किसी भी टॉप सॉइल में। आप देश के रिसर्च पेपर उठाइए, व्हाइट पेपर उठाइए जो हमारे साइंटिस्ट ने लिखे थे 60-70s में हमारे देश में सॉइल में एसओसी 0.9% हुआ करता था। आज मेरे देश का एसओसी आधा हो गया है। हमने एसओसी मतलब देखिए, आपने यूरिया के बारे में हमेशा सुना होगा, एनपीके एनपीके एनपीके। हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जी। कार्बन की कोई बात ही नहीं करता। जमीन की जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि जो उर्वरता है, जो उसकी उपजाऊ, मतलब जमीन धरती का जो उपजाऊपन है वो इन 3 केमिकल से नापा जाता है, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड पोटेशियम। क्यों नापा जाता है? क्योंकि केमिकल कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट में एनपीके देती हैं, कार्बन नहीं देती। इसलिए कार्बन से हमने नापा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कि 50 साल बाद हमारा कार्बन कहां खड़ा होगा। और मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, कार्बन जो है, जो जब गोबर हमारे खेतों में जाता था तो हमारी टॉप सॉइल को जो है वो इस तरह से एनरिच करता था कि हमारी टॉप सॉइल पानी रिटेन कर पाती थी। yes. आज टॉप सॉइल पानी रिटेन नहीं कर पाती। आपने कार्बन ही खत्म कर दिया टॉप सॉइल से। अब क्या हो रहा है? अब एल नीनो आ रहा है। मैं आज ही देख रहा था, एज ऑफ टुडे डेफिसिट है मॉनसून में 28% का। हमारे तरफ, हमारे किसानों की तरफ एक प्रॉब्लम ऑलरेडी खड़ी है। जो हमारा डीएपी मिडिल ईस्ट से आता था वो वहां पर फंस गया। इधर मॉनसून का डेफिसिट है 28%। बुआई सीजन 15 दिन आगे है। हमारे घर में गाय खड़ी है। समाज जो है वो गाय को देखकर जो है नाक बहुत सिकोड़ता है, जबकि वो गाय हमारे खेत चलाती थी। देखो, किसान के 3 चैलेंजेस समझते हैं आज। रूरल इकोनॉमी के 3 चैलेंजेस क्या है? गाय बहुतायत में है। अब ये भी पूछना पड़ेगा क्यों है। हर खूंटे पर जिस पर गाय बंधी होती थी, आज हर उस खूंटे पर भैंस बंधी है। आप सड़क पर देखना संदीप भाई, सड़क पर आपको गाय मिलेगी, उसके आसपास कोई गोपाल नहीं मिलता। भैंसों का झुंड जा रहा होगा पीछे पीछे, बेसहारा गाय बैल बेसहारा घूमते रहते हैं। बेसहारा हो गए। क्यों? सनातन समाज में बेसहारा हो गए। अब भैंस के पीछे 2-4 लोग लगे रहते हैं। भैंसों का तबेला होता है बकायदा। ट्रांजैक्शनल वैल्यू। आपने हर उस खूंटे पे जिस पे गाय बंधी थी वहां भैंस बांध दिया। आज आपको दूध में फैट चाहिए और उसके बाद 45 की उम्र के बाद आपको बीपी की गोली चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा हम कहां जा रहे हैं एज ए सोसाइटी। भैंस का दूध
बच्चों के लिए अच्छा है जब तक शरीर ग्रो कर रहा है, लेकिन वयस्क होने के बाद गाय का दूध चाहिए, वो लाइटर है डाइजेशन में। हमारे हम्म। प्राकृतिक हमारे हमारे प्रकृति के हिसाब से गाय का दूध है जो 25-30 के बाद जो है हमें एंड तक पीना चाहिए। हम एंड तक क्या पी रहे हैं? हमें सस्ता दूध चाहिए, मलाई होनी चाहिए उसके ऊपर, और लेकिन रात को सोने से पहले बीपी की गोली भी चाहिए। ये क्या जीवन है यार? हम चलते चलते शायद रास्ता ही भटक गए थोड़ा सा, उसमें वापस आना पड़ेगा। अभी करंट क्या कंडीशंस हैं, जो अगर हमारे प्रदेश में गौशालाएं हैं, अगर गाय पाली जा रही हैं, मान लीजिए बहुत सारी गौशालाएं हैं जहां पर बेसहारा गायों को ले जाके रखा जाता है। अभी तो ये जो बूचड़ खाने थे बंद हुए, तो इनकी संख्या भी है और कई लोगों को ये समस्या लगती है। हमें तो ये समाधान लगता है कि गाय हैं, अगर धरती पर गाय और बैलों की मात्रा है तो पालना ही है। आप दुनिया में सैकड़ों रुपए, करोड़ों रुपए, पता नहीं अजीबोगरीब चीजों पर खर्चा कर रहे हैं, तो इन पर भी आप कर ही सकते हैं, आपकी सभ्यता के अंग है। क्या समाधान है इन बहुत सो अच्छा दैट? सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है। आपको मालूम है, हम उत्तर प्रदेश की धरती पर है। हमारी सरकार, योगी जी की सरकार, 7,451 निराश्रित गाय की गौशालाएं चला रही है। 7,451 गौशालाएं हैं। गौशालाएं हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें एवरेज गौ 12.5 लाख गौवंश अच्छा। है। आप समझो समाज ने गाय को कितना दूर कर दिया है कि गाय जो है अपने ओल्ड एज होम में चली गई है, और सरकार को आकर जो है गाय की रक्षा करनी पड़ रही है, गाय को सुरक्षा देनी पड़ रही है, गाय को सेवा देनी पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि गाय वापस लोगों के जीवन से जुड़े। ये एहसान गाय पर नहीं है, ये एहसान उन लोगों पर है, सभ्यता पर है। क्या ये जो प्रोसेस है गौशालाओं का, ये मतलब संतोषजनक है, या जैसे हम आपने कहा दूध या गोबर की बात कर रहे हैं, तो हमारी मिट्टी को गोबर की आवश्यकता है। हमारी बहुत चीजों को आजकल मैं देखता हूँ थोड़े बहुत इनोवेशंस आते हैं। कभी कुछ दिन पहले एक साइंटिस्ट से मुलाकात हुई, वृंदावन में शायद कुछ 25,000 या 30,000 गायों की कुछ बड़ी गौशालाएं हैं। वहां पे वो कह रहे थे कि उस गोबर से वो हाइड्रोजन जनरेशन का भी काम कर सकते हैं, बायोगैस का, मीथेन का इत्यादि का। कुछ जगह मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप भी इस पर काम कर रहे हैं, ये गोबर को धरती को देना। अभी मैंने कुछ दिन पहले शैलेंद्र सिंह जी के साथ भी पॉडकास्ट किया था, दर्शकों ने भी देखा कि एक बंजर भूमि को उन्होंने देसी गाय के गोबर के माध्यम से पूरा शानदार उपजाऊ बना दिया, और वहां पर उन्हीं गायों के लिए चारा भी उगता है, बहुत सारे कार्य भी होते हैं, और अच्छा देसी गाय का दूध भी आसपास के लोगों को, घी वगैरह भी मिलता है, जो हमें रिफाइंड वगैरह। तो ये तो एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम जनरेट हो सकता है। समस्या कहाँ आती है इसमें? समस्या बताता हूं मैं आपको। देखिए, जो गौशालाएं हैं वो या तो बहुत बड़ा सोच रही हैं कि हम गोबर गैस प्लांट लगा लेंगे, कल को हम उसमें से स्प्लिटिंग कर लेंगे एटम्स की, हाइड्रोजन बनाएंगे, स्केल पे करेंगे, कैपिटल चाहिए उसके लिए। अधिकतर गौशालाएं चलाने वाले जो है ना, उनकी सोच जो है वो या तो ये है कि गोबर को बेच दो एज खाद, या दिए बना लो, या उससे और छोटे छोटे कुछ अगरबत्ती बना लो, या कुछ कर लो। मीडियम लेवल पर कोई सोच ही नहीं रहा है, जहां पर कैपिटल भी ना लगे लेकिन काम भी ऐसा हो जो बहुत अलग हो। अंग्रेजों के टाइम में क्या होता था, अंग्रेज हमारे देश से रॉ मटेरियल लेकर जाता था, उसको प्रोसेस करता था और वापस हमारे देश में बेचता था, हमारी मिलों को बंद करके। राइट? कानपुर की मिलें बंद करके मैनचेस्टर की मिलें चला दी, क्योंकि इंडिया से कॉटन लेके निकल गया और वापस कपड़ा भारत। तभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जो है स्वदेशी आंदोलन चालू करना पड़ गया। गोबर पे आते हैं, हम गोबर को सिर्फ खाद क्यों बनाकर बेचे? हम उस गोबर को प्रोसेस क्यों नहीं कर सकते? आपको मालूम है, लास्ट ईयर जब भारत ने गोबर का खाद एक्सपोर्ट करा, मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज ने उस खाद को लिया, आड़े हाथों लिया। करीब 450 करोड़ का तो हमने गोबर एक्सपोर्ट किया। अरे मैं कहता हूं, क्यों गोबर को, उस खाद को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करो, उसको 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट करके दिखाओ। प्रोसेस चीज भेजो, ऐसी चीज भेजो जो सामने वाला डिपेंडेंट हो जाए कि
भारत से हमारे को ये मिला है कार्बन जो गाय के गोबर से बना है, और इसके बराबर का कार्बन हमें आज तक कहीं नहीं मिला। तो मैं ये बोलता हूं साइंस को जोड़ो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के साथ। आज साइंस में वो तकनीकें मौजूद हैं जहां पर हम गोबर को, देखो अगर हम सिर्फ गोबर यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, 1 साल या 1.25 साल में जो है उस गोबर का इफेक्ट जमीन पर खत्म हो जाता है। दूसरा, गायों को हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो गोबर के थ्रू वापस उस खेत में जा रही है। लेकिन अगर हम उस गोबर को प्रोसेस करते हैं, कार्बन बना देते हैं, तो उसी खेत में वो गोबर कार्बन की फॉर्म में अगले 500 साल तक जो है उस खेत को पोषण देता है। 500 साल। जो नीदरलैंड में काम कर रहे हैं वो लोग तो 1000 साल बोलते हैं, मैं कह रहा हूं 500 साल। और उसके बाद इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो एक न्यूट्रिशन बैंक का काम करता है। जिस सॉइल में पड़ता है उस सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट कम है वो आपका कार्बन रिलीज करता है। और ये सब काम करने के लिए हमें कोई बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सब लोगों को बोलता हूं, गौशाला वालों को बोलता हूं, समाज को बोलता हूं कि आप प्रोसेस कीजिए उसको। हमारे मकराना से जो है मार्बल निकलता है, इटली में जाता है और वहां से जो है पॉलिश होकर वापस आता है इटालियन मार्बल बन के। हम बेवकूफ लोग हैं क्या? हम अंग्रेजों वाले स्पाइरल में क्यों वापस जाकर बैठ गए? तो गोबर हम तो बताइए समीर भाई, हमारी जो भूमि, हमारी जो धरती है, हम लोग कहते हैं यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 150 करोड़ है। चलो मैं मान लिया 150 करोड़ है, 140 125 करोड़। उत्तर भारत और भी ज्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश आता है और भी ज्यादा पॉपुलेटेड है। तो भाई इस पॉपुलेशन को, और जब इंडिपेंडेंस हुई थी तब भी 30-35 करोड़ थे, मतलब हमेशा से पॉपुलेटेड रहा है, प्रॉपरली पॉपुलेटेड रहा है, क्योंकि यहाँ पिछले 10,000 साल की सभ्यता मिनिमम है, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती, इस भूमि ने इतने लोगों को पाला है, इस भूमि में इतना पानी सदैव रहा है, इतनी फर्टाइल भूमि रही है। उसका बहुत बड़ा कारण रहा है कि यहाँ पर नंद बाबा के पास 1-1 लाख गाय हुआ करती थी। अगेन वही, उनका गोबर इस भूमि का भोजन था। तो जो फसल होती है, जो उपजाऊ फसल होती है, वो इस पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। तो ये इस जमीन ने, जिसने इतनी पॉपुलेशन, इतनी ह्यूमन सिविलाइजेशन को सपोर्ट किया है, हम 50-60 साल में इस जमीन की ऐसी की तैसी क्यों करें? वाई कांट वी जस्ट रिप्लेनिश द सॉइल in a natural process, in a natural way, the way it is supposed to be. अब गौशालाएं हैं, मुझे लगता है शायद आजकल उनको सरकारी सपोर्ट भी मिलता है, पर चारा ठीक नहीं मिलता है, जो कई सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान निकल सकता है। जैसे आपने बताया कि गोबर का कार्बन हम जनरेट करें, वी कैन एक्सपोर्ट इट। उसके बाद क्या है, वो पैसा क्या कहाँ जाएगा? वो पैसे से अच्छा चारा पैदा कर सकते हैं, कोई और भूमि में बरसीम या नेपियर, जो भी गायों को अच्छा चारा अवेलेबल करा सकते हैं, उगा के दे सकते हैं, खरीदने की जरूरत नहीं है। तो गाय भी तो घास या इस तरीके के जितना अच्छा चारा होता है, वो जितना अच्छा चारा मिलेगा उनका तो अच्छा गोबर होगा, उतना अच्छा पाएगा और एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अपनी बंजर भूमि, हमारे यहाँ बहुत सारी परती भूमि, उसको हम फर्टाइल बना पाएंगे, जो कि बनाना चाहिए, जमीन की कमी तो है नहीं। तो ये अभी क्या कनेक्ट द डॉट्स है, ये सारे समाधान है हमारे पास, बस हम अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या ये आ रही है कि तारे हैं, तारों में बिजली है, अच्छा इलेक्ट्रीशियन ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपको मजेदार बात बताता हूं। ग्रीन फॉडर जो है बहुत जरूरी है हमारे गायों के लिए। भारत में ग्रीन फॉडर डेफिसिट है 40% का, डिमांड वर्सेस सप्लाई। और हमने जो है ना अपनी भूमि का वो हाल कर दिया है कि जमीन में हम लोग इतना ज्यादा केमिकल डाल चुके हैं कि अब आगे 2 ही ऑप्शंस बचती हैं, या तो उस जमीन में जो है एक फिश खोद के फिश पॉन्ड बना दो फिशिंग के लिए, या फिर सोलर पार्क लगा दो। और उस जमीन को एक उस बंजर लेवल पर ले जाने वाले भी हम लोग ही है ना, समाज ही है। और एक चीज और है, अगर मैं ये नहीं बोलता हूं ना तो मैं थोड़ा सा जस्टिस नहीं करूंगा हमारी देसी गाय के ऊपर।
यस। हमारी सरकारों को ना इस पर काम करना चाहिए। देसी गाय का जो दूध है वो क्यों बेहतर है, उसको A2 लेकर मिल्क। सरकारों को अभी और रिसर्च करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि वाई फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ पीपल देसी गाय का दूध ही होना चाहिए, भैंस का नहीं। हम बहुत ना ऑब्सेस्ड हैं डेयरी वॉल्यूम से, कि हम अब इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए स्टेट या एज ए कंट्री, या अब हम इतने वॉल्यूम ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स को अरे भाई देख तो लो तुम किस चीज का कर रहे हो। भगवान कृष्ण जो है वो गैया चराते थे, वो आने वाले सारी सभ्यता जनरेशंस पॉपुलेशंस के लिए मैसेज था, और हम वो सर मैसेज भगवान सर भगवान गाय चराते थे और डकैत लोग भैंस चराते थे, और फिर नेता हो जाते थे। और एग्जैक्टली यू सेड इट। और हमारे पास पता है हम लोग आज क्या कर रहे हैं, आज हम गाय की मैं वो प्रजाति ये कहाँ से ला रहे हैं? हमारे जो भैंस पालने वाले हमारे गोपालक हैं, हम उनके कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। ये एक चर्चा हो रही है कि हम गायों के प्रति कितने संवेदनशील हो सकते हैं। जैसे भूमि की ही बात हो रही है, एनपीके आपने बताया केमिकल डाला जाता है, तो केमिकल की भी एक ना क्या होता है कि जो भी आप पूरा यूरिया डालते हैं उसमें फिलर मटेरियल होता है, उसमें कुछ धरती द्वारा या पौधों द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है और काफी ज्यादा रेसिड्यू हो जाता है, जिसको आपने बताया कि नीचे जाके फिर वो एक बहुत बड़ी सीमेंटेड लेयर बना देता है। वो फिर नीचे से जो हमारे केंचुए आते हैं बेचारे, या जो भी एक पूरी एक व्यवस्था है पानी भी रिचार्ज होने की, वह सब खत्म होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो हम सिर्फ केमिकल की बात क्यों करें, मिट्टी में तो बैक्टीरिया भी चाहिए ना, तो ये बैक्टीरिया के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, उसके मॉइस्चर कंटेंट चाहिए। वो गाय की गोबर, देसी गाय के गोबर की स्लरी का चमत्कार मैंने देखा है सर अमीर भाई। बंजर भूमि को 3 साल के अंदर इतनी शानदार उपजाऊ बनाया है, और जो मैंने उगते हुए वहां देखा है, वैसा स्वाद, वैसा पेड़ पौधे, वैसे रंग, वैसे फूल कहीं देखे ही नहीं। सिर्फ क्यों? क्योंकि देसी गाय की स्लरी उस जमीन में बंजर जमीन में डाली गई। जी संदीप भाई, उस जमीन में हमारा कार्बन पहुंचने दो एक बार, फिर भगवान कृष्ण का चमत्कार देखना। और एक और चीज बोलता हूं मैं आपको, और ये प्रारब्ध के दर्शकों को भी सोचना पड़ेगा। हमारे घरों में पहले जब बैंगन आता था तो लिटरली 1/4 बैंगन हमें काट के साइड में मार रखती थी, क्योंकि उसमें कीड़ा होता था। आज के बैंगन में कीड़ा कहां गया? आज के टमाटर में कीड़ा कहां गया? सर चावल बीनना पड़ता था, चावल में छोटे छोटे कीड़े होते थे, चावल में कीड़े होते भोजन थे। वही अच्छा है जिसमें आज कीड़ा नहीं खा रहा जो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो, अमूमन सुनते हैं अभी आम जो है जापान ने जो है वो वापस भेज दिया, यूएस ने 3 कंसाइनमेंट वापस भेज दिए। सवाल ये क्यों भेज रहे हैं यार? क्योंकि हमारे यहां अंधी दौड़ है। हम जमीन में पहले डालेंगे, उसके बाद हम ऊपर छिड़काव भी करेंगे, उसके बाद हम उस फल को पकाएंगे भी कार्बाइड से। हम कहां जा रहे हैं? आज आप किसी भी हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में जाके देखो, 10 में से 7 किसान क्यों खड़ा है? ये प्रश्न किसान भाइयों के लिए। पंजाब में तो जो खेती की है वो आड़तियों ने, वहां पे खालिस्तानियों ने, कैंसर ट्रेन चलती है वहां पे गंगानगर राजस्थान के लिए। गंगानगर की एग्जैक्टली। अब क्या प्रदेश वहां का वाटर क्वालिटी इतना खराब हो चुका है, वहां का ग्राउंड वाटर क्वालिटी, जो पंजाब 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है, जहाँ पे नदियां आज भी बह रही हैं, पानी आ रहा है, हिमालय से पानी आ रहा है, शुद्ध पानी आ रहा है, उसका जमीन आपने उसको बंजर बनाने का सारा काम कर लिया, इतना केमिकल डाला है, और आज भी मान नहीं रहे, रुक नहीं रहे। और फिर रही सही कसर, आजकल सर एक नई नौटंकी चालू हो गई, भूमि में आग लगा देने की। वो तो पागलपन की इंतहा है, आप अपनी भूमि में आग लगा देते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है ना, उसके ऊपर सरकारों को जेन्युइनली जो है एक काम करना पड़ेगा। किसानों को जो है अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, बिना कॉन्फिडेंस में लिए नहीं होगा। लेकिन किसानों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। देखो, सरकार ही लेकर आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, आज सरकार को ही किसानों को एक डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। ये काम इंडिविजुअल्स नहीं कर पाएंगे, ये काम प्राइवेट कंपनीज भी नहीं कर पाएंगी। यहां सरकार का जो है बहुत बड़ा रोल है मेरी नजर में।
हम कई बार सोचते हैं जैविक बनाने वाले इतने कम क्यों हैं। संदीप भाई, ये बात बहुत चुभती है। देश में इतने गांव हैं, फिर भी जैविक बनाने वाले इतने कम क्यों हैं। जैविक आपने कुछ हाँ, ये देखिए, गौशाला जो है उसी से ही डंग कलेक्शन होती है, उसी से ही बायोचार प्रोडक्शन होता है और सॉइल रिजनरेशन होता है। उस सॉइल रिजनरेशन से जो गाय वापस खाती है ग्रीन चारा, उससे वापस परफेक्ट इकोसिस्टम है। हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी अगर समस्या हमारे सामने है, उसका हल भी हमारे सामने है, बस हम में से कोई उठ के जा नहीं रहा है उसको पकड़ने हल को। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, किसी भी जो परफेक्ट हेल्दी कार्बन कंटेंट है वो 2% से 3% होना चाहिए टॉप सॉइल में, मिनिमम होना चाहिए 1.5%। पीक फर्टिलिटी एक सॉइल की 3% पे है जब कार्बन उसमें 3% हो, और जितना लो कार्बन होगा उतना आपकी हाई डिपेंडेंस केमिकल फर्टिलाइजर पे होगी। अब आप नीचे परसेंटेजेस देखो, भारत का एवरेज कहां खड़ा है, 0.3 to 0.6। किसान के पास चॉइस क्या बची है, या तो वही केमिकल फर्टिलाइजर डाले या अब जैविक फर्टिलाइजर साथ साथ डाले और धीरे धीरे उस केमिकल फर्टिलाइजर की कंजम्पशन को कम करके जीरो करे। एक दिन में नहीं होगा, एक सीजन में नहीं होगा, 5 साल लगेंगे। हमने पिछले 60 साल में हमारी धरती माँ को जो है बहुत ज्यादा केमिकल्स दे दिए हैं। वी हैव टू नाउ टेक दैट यू टर्न। अगर पिछले वाले चार्ट पे एक बार जाएंगे दोबारा, तो मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं उसमें। जी सर, भारत का एवरेज क्या है, 0.3 to 0.6। यूपी, हमारे उत्तर प्रदेश का एवरेज 0.4 to 0.6। गंगा तो हमारी सिविलाइजेशन है, उसके बावजूद देखो हम कहां खड़े हैं कार्बन में। ललितपुर 0.5 to 0.6, गुजरात 0.3 to 0.5, पंजाब। आप समझो, जिस भी प्रदेश में हमारे कार्बन कम है वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर की ज्यादा किसान को डालने की जरूरत पड़ेगी, तभी उसका वो यील्ड निकलेगा अपनी फील्ड में से, राइट। मैं देख रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में 1% से 3% दुनिया को फर्टिलाइजर बेच रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर, और खुद अपने कार्बन को बचा के रखे बैठा है। यूके में देखो 2% से 5% दुनिया को बेच रहा है केमिकल और खुद अपना कार्बन बचा के बैठा है। ये सोचने वाली बात है कि हम लोग जो है, हमें वो रिव्यू करना चाहिए था कि हम केमिकल्स ला रहे हैं इस देश में, धरती में डाल रहे हैं, इसका आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होने वाला है। हम 60 साल में देश के सॉइल को, टॉप सॉइल को 0.3 to 0.6% एसओसी पर ले आए हैं। हमारे बच्चों ने खाना है भाई उस धरती में से जो उगेगा, एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट ऑन द कार्बन साइड। जैविक साइड पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार का मैं आपको बता सकता हूं, दे हैव ए बिग पुश नाउ, जो गौशालाओं को बोल रहे हैं कि आप जैविक के लिए आगे बढ़ो। मैं भारत सरकार को भी इसमें एक धन्यवाद देना चाहूंगा। NMNF एक स्कीम है उनकी, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जहां भारत सरकार भी अब ये बोल रही है कि बायो रिसोर्स सेंटर्स होने चाहिए कि किसान वहां पर जाके जैविक खरीदे। लेकिन मेरा माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल है, मोदी जी, किसान जैविक खरीद भी लेगा एक बार को, बेचेगा कहां। हमारी मंडियों में 5% कम से कम वो लाइसेंसेस भी देने चाहिए उन लोगों को जो जैविक खरीदी करे, ताकि किसान जब मंडी में अपनी प्रोड्यूस को लेकर जाए तो उसको मालूम हो कि मेरा नॉन जैविक है तो मुझे इधर बेचना है, मेरा जैविक है तो मुझे उस खिड़की पर बेचना है। हमारे मंडी में जैविक खरीदने वाले नहीं है, और जब तक वो मंडी में नहीं होंगे, संदीप भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, जब तक वो मंडी में नहीं होंगे ना, तब तक हम जैविक प्रोड्यूस की कॉस्ट को सस्ता नहीं कर पाएंगे कि आम लोगों तक पहुंचे। आई डोंट वांट कि मेरे देश का सिर्फ वो एलीट 1% जो अफोर्ड कर सकता है सिर्फ वो ऑर्गेनिक खाए। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का 80% लोग ऑर्गेनिक खाए। वो तभी हमारे पास वॉल्यूम खरीदने वाले बैठे होंगे, राइट। वो जो आपने एक बात कही थी ना कि सरकार ने ही ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था और धीरे धीरे उसी को अपने कदम उससे पीछे खींचने थे, तो यह प्रक्रिया, वो जो 3 कानून आ रहे थे, किसान कानून, उसके माध्यम से करने का प्रयास हुआ था, पर वो किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। ठीक है, उनका अपना एक समय आएगा। पर जैसा आप लोग कार्य कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अद्भुत कार्य हो रहा है कि गौशालाओं को किस प्रकार से हम अपने भारतीय जीवन में, अपने जीवन में
हिंदू जीवन में कैसे वापस उसका देखिए, प्रकृति में हम सबको रहना, हमें लगता है कि इंसान है अकेले प्रकृति में रह लेगा, मस्त बिल्डिंग बनाएगा, रहेगा, मॉल में घूमेगा, ऐसा होता नहीं। और प्रकृति से जैसे ही पीछा छूट, क्यों यूरोप में लोग जाते हैं घूमने और पहाड़ों पे चले जा रहे हैं गर्मियों में, प्रकृति के पास ही तो जा रहे हो, बिना प्रकृति के कैसे रह लोगे। दुबई में भी जो भी हो रहा है, वो भी इजराइल ने अपने डेजर्ट में कितना शानदार काम किया है, हरियाली उस वहां पर दी है, वो फूड एक्सपोर्ट करता है सर, वो अपना सीवरेज पूरा ट्रीट करके, गंदा पानी जो गंदा करता है उस पानी को ट्रीट करके उसको खेतों में डालता है, उस खेतों से फूड डेजर्ट में फूड प्रोड्यूस करता है, हाई क्वालिटी फूड दुबई और हर जगह पे एक्सपोर्ट करता है। यस, तो आपको, और कितने सारे हमारे पद्मश्री अवार्ड विनर हैं जिन्होंने जंगलों पे काम किया, जिन्होंने डेजर्ट को पूरा हरा भरा बनाया। तो मुझे लगता है कि नेतृत्व है जो सही दिशा में, कम से कम प्रकृति के साथ, हिंदू नेतृत्व सदैव प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रखता है, हिंदू समाज भी रखता है और हिंदू नेतृत्व तो 100% रखता है। ये अप्राकृतिक, यही यूनियन कार्बाइड वाले पैदा हुए हैं सब, कि भारत में यूनियन कार्बाइड नाम की पेस्टिसाइड की फैक्ट्री भी बनाएंगे, जहर भी देंगे, भारतीय मर भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, अपना आदमी भगा ले जाओ, जैसा आपने दिखाया कि अपनी सॉइल का कार्बन कंपोनेंट जो है एकदम मस्त रखो, बाकी दुनिया का नोच ले जाओ। सो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, जिस तरीके से आप सब लोग काम कर रहे हैं एटलांटिस के माध्यम से। तो कोई समाधान बताएं फिर आज की चर्चा का। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिससे मल्टीपल, बहुत सारी बात करने की आवश्यकता है, बहुत सारे वीडियोस करने की आवश्यकता है। तो समीर भाई, समाधान के रूप में क्या चल रहा है, लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कुछ बताएं, फिर आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। सबसे पहले सोसाइटी के लेवल पर गौ माता जो है लिप सर्विस नहीं करनी। मेरी माँ के सींग हैं और गाय मेरी माता है। वी हैव टू बी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट, नंबर 1। True. नंबर 2, वो गौ माता को वापस इकोनॉमी से जोड़ना है इस तरह से कि वो जो पोषण करती थी उस पोषण को वापस अपने खेत में लेकर आना है, ताकि वो खेत के जरिए वापस मेरे किचन तक वो पोषण आए। नंबर 3, डेयरी वालों में आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, गाय है आपके पास या भैंस है, आप उनको इंजेक्शन या दवाइयां खिलाकर प्लीज दूध नहीं निकालिए। वो दूध फिर अमृत नहीं है। हमारे सनातन में दूध को अमृत कहा गया है, वो फिर अमृत नहीं है। हम अपने बच्चों को ये सोचकर दूध देते हैं कि बच्चे जो है उससे उनका जो हाइट बढ़ेगी, पोषण होगा, ग्रोथ होगी। हाँ। लेकिन ये प्रैक्टिसेस जो है, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा समाज से ही हमारे, कि इन प्रैक्टिसेस को वो जो है कम करे और ना करे बिल्कुल। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान को बोलूंगा, आपकी जमीन जो है आप नहीं उसका पोषण करते थे। आपकी जमीन में कितने ही केचुए थे, कितने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे आपकी टॉप सॉइल में, वो पोषण करते थे। आपने ऊपर केमिकल डाल डाल के उनको खत्म कर दिया है। आप वापस जैविक की तरफ सोचिए। 5वां, सरकार मंडियों में ऐसे आड़तियों को बिठाइए जो जैविक खरीदे, ताकि मास बाइंग हो और मास सेलिंग जब होगी अपने आप प्राइस कम होगा जैविक खाने का। जैविक के लिए अलग मंडियां स्थापित कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जैविक की मंडियां स्थापित कर दीजिए, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। हाँ। पूरे देश में तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि एक जैविक की मंडी स्थापित कर दीजिए। 75 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, आप 20 मंडियां स्थापित कीजिए। अपने आप जैविक मंडी स्थापित होते ही किसान जैविक खाद वाले को ढूंढने जाएगा। सही बात। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारे देश का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है बहुत बड़ा हो चुका है, उसका 5% भी अगर आप सब्सिडी का जैविक खाद बनाने वालों को अगर आप देंगे ना साहब, आपके गांव फर्टिलाइजर सब्सिडी कितनी है? हाउ मच इज इट? एक 24-25 फाइनेंशियल ईयर में पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर में जो है ये सवाल के जवाब में 1,77,000 करोड़ 17 खरब रुपए 70
17 खरब रुपए। इसका 5% दे दो जैविक वालों को, अपने किसानों को, फिर देखो हमारा किसान ही जो है हमारे खेत में क्रांति खुद ले आएगा। हम सब्सिडी देते देते कहां खड़े हो गए जाकर यार। मतलब वी हैव द मनी, वी हैव द मनी, वी आर स्पेंडिंग द मनी, वी जस्ट नीड टू डाइवर्ट इट अ बिट, थोड़ा सा फोकस लाने की जरूरत है, और वो रीफोकस करने का खेल है और कुछ नहीं है। राइट। समय काल परिस्थिति के अनुसार फिर से अपने ही संसाधनों को सही दिशा में जो है सही दिशा में उनका सही इस्तेमाल, सही उपयोग करने की आवश्यकता है। सब कुछ है हमारे पास, हमारी धरती, हमारी भूमि, हमारी गाय, हमारे बैल, हमारा ही पैसा, हमारे ही फर्टिलाइजर, हमारे ही बच्चे जिनको दूध भी पीना है, जिनको भोजन भी करना है, हम ही लोग को भोजन करना है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं सही दिशा में काम हो रहा है और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है आगे आने वाले कई समय में। हाँ, पिछले 50-60 साल का कुछ कुकर्म है जो अब सामने दिख रहे हैं, ठीक है, उस चीज की अति हो गई है। उस 1960 में जो किया गया, अब उसको थोड़ा सा एक अलग डिफरेंट डायरेक्शन देने की आवश्यकता है, प्रकृति की ओर वापस जाने की आवश्यकता है। समीर भाई अपने न सिर्फ अपने ज्ञान, अपनी मतलब और अपना अनुभव हमसे साझा किया, अपनी पीड़ा भी हमसे साझा की और समाधान भी साझा की, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत सारे जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें करने की आवश्यकता है। आप जो कार्य कर रहे हैं, हम उसका भी कुछ वीडियोस वगैरह दर्शकों के साथ अगले वीडियो में शेयर करेंगे कि एक्चुअली समाधान है क्या, कौन से समाधान पे कार्य हो रहे हैं। वरना हमने पिछली बार शैलेंद्र सिंह सर के साथ जो वीडियो किया था वो लोग भी देख सकते हैं। बाकी समीर भाई कुछ एक अलग फॉर्मेट पे भी काम कर रहे हैं, हम उसका भी जानकारी आपके सामने लाएंगे। जी, आप कुछ कहना? आप ललितपुर आइए, जब आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे और ग्राउंड जीरो पर देखेंगे कि कैसे कार्बन को बनाकर हम उसी कार्बन से 20 एकड़ में जो है हरा चारा उगाकर गाय को वो पौष्टिक खाना दे रहे हैं कि गाय का मोर्टेलिटी रेट जो है हमने 92% कम कर दिया। हम करने वाले नहीं हैं, ये सब प्रकृति दे रही है, हमने तो सिर्फ कैमरे के लेंस को साफ करके ऑटो फोकस चेंज किया। तो अगली बार समीर भाई के साथ सीधे प्रारब्ध जो है ललितपुर में दिखेगा आपको, यह हमारा वादा है, जरूर दिखेगा। और वहां पर जो कार्य हो रहे हैं, कुछ इंस्टॉलेशंस हो रहे हैं, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। बाकी जो हमारे दर्शक हैं, हम चाहेंगे कृपया यह वाला वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, बड़ी जरूरी बातें की गई हैं और ऐसा अक्सर में मुझे लगता है कि आज हमने कुछ जरूरी सही बातें की गई हैं। तो कृपया आपके माध्यम से दर्शकों, अगर ये बातें दूर तक जाएं तो हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी बहुत लोग बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं हम आपके सामने साझा करते रहेंगे। इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। और आप लोग के अपने अनुभव क्या है इस विधा में, इस क्षेत्र में, और आपकी अपनी राय क्या है, अपने विचार क्या है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। समीर भाई आपने समय दिया और सबको साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। भगवान करे आपके प्रारब्ध के दर्शकों के बैंगन में कीड़ा वापस आए। इसी के खाना वही अच्छा है जिसको कीड़ा भी खाए, या खाना वही अच्छा है जो शाम तक खराब हो जाए। एग्जैक्टली जी, ठीक है, धन्यवाद। बहुत ये अच्छा आपने मैसेज दिया, ये बड़ा आवश्यक मैसेज था। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।